तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है एक बार फिर से आपका नेक्स्ट वीडियो में, जो कि है वीडियो नंबर 6। इससे पहले 5 वीडियो हम कर चुके हैं और जिनमें लगभग हम हर वीडियो में 10 क्वेश्चन करते हैं, जो कि हेल्पफुल रहने वाले हैं आपकी पटवारी के एग्जाम को लेकर के। मैं आशा करता हूं कि क्वेश्चंस आपके रिवीजन में हेल्प कर रहे होंगे। आपको वीडियो कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो वीडियो नंबर 6 में भी मैं कहूंगा आपको पेन पेपर लेकर के बैठिए, क्वेश्चन पहले अपनी तरफ से करिए और फिर उसका सोल्यूशन आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरी चीज, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि हमें चीजें चाहिए थोड़ी कंसेप्ट के हिसाब से, टॉपिक के हिसाब से, यानी कि एक सीक्वेंस में सारी चीजें चाहिए, तो वो सारी चीजें भी आने वाली है जल्दी ही। बहुत सारा काम चला हुआ है और बहुत आपको फायदेमंद रहने वाली चीजें, तो सब्सक्राइब कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि ए और बी वर्किंग सेपरेटली कैन डू ए पीस ऑफ वर्क 10 और 15 डेज में। अगर वो ऑल्टरनेट डेज पे काम करते हैं तो कितने टाइम में काम खत्म हो जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि आपको पता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में सबसे पहले टोटल वर्क, उसके बाद एफिशिएंसी, बात खत्म। कैसे करेंगे? अगर मैं ए की बात लिखता हूं, ए किसी काम को कर देता है 10 दिन में, बी कर देता है 15 दिन में, तो हम कहेंगे इनका एलसीएम यानी कि 30 तो हो जाएगा टोटल वर्क। 10 का और 15 का जो एलसीएम होगा वो यहां पर किसका काम करेगा? टोटल वर्क का। अच्छा, इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि एफिशिएंसी क्या होगी, तो आप कहेंगे इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 3। इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी? 2। है कि नहीं? कितनी होगी? 2। अब इसने कहा कि इसका कुछ काम होता नहीं है। इसके बाद आपको टोटल वर्क मिल गया, एफिशिएंसी मिल गई। अब कहानी जो है क्वेश्चन की उसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि बारी बारी से काम करते हैं, यानी कि पहले दिन आएगा ए, उसके अगले दिन बी आएगा, उसके बाद फिर से ए आएगा, उसके बाद फिर से बी आएगा, उसके बाद ए आएगा, उसके बाद बी आएगा। ऐसे करते करते काम कितने टाइम में खत्म होगा? तो आप कहेंगे जब ए आएगा ये तो 3 यूनिट काम करेगा, बी 2 करेगा, ए फिर से 3 करेगा, ये 2 करेगा। ऐसे करते करते सर ऐसे तो बड़ा टाइम लग जाएगा। ऐसे तो बड़ा लग जाएगा कि ए आया, बी आया, ए आया, बी आया। तो आपको क्या करना है, इसको आसान करने के लिए आपको हमेशा एक सर्कल को पकड़ना है। सर्कल का मतलब एक साइकिल कहां पे कंप्लीट हो रहा है। जैसे ये साइकिल यहां पर कंप्लीट हुआ है कि ए के बाद बी आया, अब उसके बाद फिर से ए आने वाला है, तो आप कहेंगे कि ए के बाद जब बी आया तो एक साइकिल खत्म हो गया। उसके बाद फिर से ए बी आएगा, खत्म होगा ए बी। अगर 3 लोगों के तो ए बी सी आएगा, एक सर्कल खत्म, साइकिल खत्म, ए बी और सी आएगा, फिर एक साइकिल खत्म। ऐसे एक पेयर बन जाएगा पूरा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां पर एक दिन में ए ने 3 यूनिट काम किया है, बी ने 2 यूनिट काम किया है, तो आप कहेंगे 2 दिन में, 2 दिन के अंदर टोटल जो काम हुआ है वो कितना हुआ है? 3 इसने कर दिया, 2 इसने। तो अब ये अगर आप बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन बड़ी आसानी से हो जाएगा कि 2 दिन के अंदर जो काम हुआ है, टोटल 5 यूनिट काम हुआ है 2 दिन में। तो हमें तो 30 कराना था, इस 5 को 30 बना देंगे। 5 को 30 बनाने के लिए मल्टीप्लाई लगेगी 6 की, तो इधर भी 6 की मल्टीप्लाई करके हम कहेंगे कि टोटल जो काम है, टोटल काम का मतलब 30 यूनिट अगर काम कराना है तो उसके लिए कितने दिन लगेंगे? 12 दिन की जरूरत होगी। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। बस आपको टोटल वर्क, एफिशिएंसी, उसके बाद 2 दिन में कितना काम? 5। तो 5 का मतलब 30 बनाना है, 5 का मतलब 30 बनाना है, तो इसका मतलब भी 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया कि इफ ऑन ए मार्क प्राइस the difference on a selling price with a discount of 30% and 2 successive discount of 20% and 30% is 72। अगर किसी मार्क प्राइस पर एक डिस्काउंट आपको 30% का दिया है और दूसरा डिस्काउंट 20% प्लस 10% का दिया है, तो उनका डिफरेंस 72 आता है। यानी कि आपको 2 तरीके के डिस्काउंट दिया गया है। मान लीजिए आप मार्केट में जाते हो कोई बुक खरीदने और बुक का कुछ मार्क प्राइस होगा, बुक का कुछ मार्क प्राइस होता है। डिस्काउंट मार्क प्राइस पे तो निकलता है भाई। अगर इस पे 100 रुपीज लिखा हुआ है तो दुकान वाला आपसे कह रहा है कि 90 दे दो, तो आपको 10 रुपए का डिस्काउंट दिया है, लेकिन किस पे? 100 पे, जो उस पे सामान पे लिखा हुआ है। तो आप यहां पे देखेंगे मार्क प्राइस को अगर मैं कहूं तो दुकान वाले ने कहा कि या तो आप 30% का डिस्काउंट लोगे या आप 20% प्लस 10% के 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लोगे, तो इनका डिफरेंस 72 आएगा। तो आप कहेंगे डिफरेंस कहां है? आप तो कहेंगे इधर हमें 30 दिख रहा है और इधर भी 30 ही दिख रहा है एक तरीके से, लेकिन 20% और 10% का डिस्काउंट 30% नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। ये दिखने से आपको 30 लग रहा होगा, ये 30 नहीं है। तो फिर ये है कितना? उसको एक तरीके से निकाल सकते हैं आप
वो तरीका होता है a प्लस बी माइनस ए बी बाई 100 से। अगर आपको इसका टोटल डिस्काउंट निकालना है, 30 नहीं है इस बात को मान लो आप, तो कितना होगा फिर ये, तो a की जगह पहले वाला डिस्काउंट और b की जगह दूसरे वाला डिस्काउंट लिखेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो a प्लस बी का मतलब 20 प्लस 10 माइनस 20 इंटू 10 डिवाइड बाई 100, तो ये हो गया 30 माइनस 20 गुना 10, 200 बटे 100 2, तो 30 माइनस 2 करेंगे तो इसका मतलब 28% का डिस्काउंट होता है इस वाली वैल्यू का। 20% प्लस 10% का मतलब होता है 28%। तो इसकी जगह मैं लिख दूंगा कितना, इसकी जगह लिख देता हूं कि इसका मतलब है 28%। तो फिर इसमें डिस्काउंट, इसमें डिफरेंस कितने का आ रहा है, ये 30% था, ये 28% है, तो आप कहेंगे डिफरेंस है 2% का। और क्वेश्चन में अंतर कितना दिया है 72, तो 2% की वैल्यू इक्वल रख देंगे 72 के। तो 1% बराबर होगा 72 डिवाइड बाई 2 यानी कि 36 के। तो 100% की वैल्यू निकालेंगे क्योंकि मार्क प्राइस यहाँ पे एक 100% है, कंप्लीट है। तो 100% कितना हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। समझाने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए कह रहा हूं कि क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा। ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं थी। यहां पर आप सक्सेसिव वाला मेथड भी लगा सकते हैं अगर आपका परसेंटेज पॉइंट में है। तो जैसे इसको करेंगे डिस्काउंट 5 से कितना हो जाएगा 4, 10%, 10 से कितना हो जाएगा 9, तो आप यहाँ कहेंगे मार्क प्राइस 50 था तो डिस्काउंट ये सेलिंग प्राइस कितना हो गया 36, तो कितना का डिस्काउंट हुआ है 14 का डिस्काउंट हुआ है। डिस्काउंट निकालते हैं मार्क प्राइस से, 50 से 2 कर जाएगा तो फिर से आपका 28% ही आएगा। लेकिन अब एक क्वेश्चन में मैं आपको इतने सारे तरीके तो नहीं करा सकता, फिर अगले क्वेश्चन भी करने हैं, तो करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तरीका मैंने आपको बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है अ सर्टेन सम ऑफ मनी लेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स रुपीज 1380 इन 3 ईयर्स एंड 1500 इन 5 ईयर्स, फाइंड द रेट % पर एनम। तो क्वेश्चन में है कि जैसे आपने किसी को कुछ पैसा उधार दिया है, वो कितना उधार दिया है आपको नहीं पता, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था आपको नहीं पता। इसको ऐसे मान के चलिए कि आप मान लीजिए अपने बैंक अकाउंट में कुछ पैसे जमा कराए, उसके 3 साल के बाद आप जाते हैं, 3 साल के बाद आपने यहां पर कुछ पैसा बैंक के अकाउंट में जमा कराया, तो 3 साल के बाद अगर आप जाते हैं तो 3 साल के बाद आपके अकाउंट वाला बताते हैं, अकाउंटेंट बताते हैं कि आपके अकाउंट में 1380 रुपए है। अभी 1380 हैं, इसका मतलब ये नहीं कि 1380 जमा कराए थे, क्योंकि उसमें यहां पर कुछ इंटरेस्ट जुड़ चुका है। अब कितना इंटरेस्ट जुड़ा है वो नहीं पता है, क्योंकि आपको यही नहीं पता है कि आपने जमा कितने कराए थे। तो आपको बताएगा कि आपके अकाउंट में 1380 रुपए है, तो यहां से आप नहीं पता कर सकते कि इसमें अकाउंट में हमने इंटरेस्ट कितना ऐड हुआ है और कितना हमने जमा कराया था। लेकिन आप देखेंगे यहां पर अगली स्टेटमेंट से कि 5 वर्षों में हो जाता है 1500 रुपए। 3 साल तो हो चुके हैं, मतलब आगे के 2 साल और आप देखते हैं तो ये पैसा 1500 रुपए हो जाता है। अब आपके पास बहुत ही जरूरी इंफॉर्मेशन आ चुकी है कि 2 साल में आपको यहां पर कितने रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आप कहेंगे 2 साल का अगर हमने यहां पर देखा तो 1380 से 1500 हुआ है, मतलब 2 साल में 120 रुपए का इंटरेस्ट ऐड हुआ है। तो फिर तो आप यही बता सकते हो कि 1 साल में कितना हुआ होगा, तो आप कहेंगे 2 से डिवाइड करके 1 साल में इंटरेस्ट ऐड होता है कितना 60 रुपए। साधारण ब्याज हर साल इक्वल होता है, साधारण ब्याज हर साल अगर इक्वल है तो 1 साल में 60 था, तो फिर यहां पर 3 साल में कितने रुपए का ब्याज ऐड हो गया होगा 60 इंटू 3 यानी कि 180 रुपए का ब्याज यहां पे ऐड हुआ होगा। और अगर 180 का ऐड हुआ है, 1380 यहां पर है, इससे भी पता चलता है कि आपने अकाउंट में 1200 रुपए जमा किए होंगे और आपका प्रिंसिपल आ जाएगा कितना 1200 रुपए, क्योंकि 1200 में 180 ऐड होने के बाद ही यहां पर 1380 आपके अकाउंट में हुआ होगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि दर बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आप क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए मैंने आपको कई सारी बातें बताई है, इधर बता देता हूं, यहां पर दिख जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए आपको 1 साल का इंटरेस्ट ऊपर लिखना है, नीचे प्रिंसिपल और इंटू 100। तो 1 साल का ब्याज कितना है 60 रुपए है, प्रिंसिपल कितना आया 1200 आया, गुणा 100 कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 से 60 कर जाएगा कितनी बार 5 बार।
तो 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है। मैं फिर से लिख रहा हूं यहां पर, अगर आपको इधर दिखाई नहीं दिया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, ये वाला पेन सही से नहीं चल रहा है, तो 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा उसको आपको लिखना है ऊपर 1 साल का इंटरेस्ट, नीचे लिखना है प्रिंसिपल, इंटू करना है 100। कभी भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो, 1 साल का ब्याज ऊपर, नीचे प्रिंसिपल इंटू 100। 1 साल का ब्याज पता है, ये रहा देखो यहाँ पर, 1 साल का ब्याज कितना है 60 है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल हो जाएगा 60। प्रिंसिपल कितना है, यहां से पता चला ना कि पैसा कितना था, 1200 था शुरू में, और गुणा कर देंगे 100 की, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, 12 60 को काट देगा, 5% आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। पहले बता रहा हूं आपको पैसा नहीं पता था, 3 साल में इतना हो जाता है, 5 साल में इतना होने का मतलब है कि अगले 2 साल और, यहां से आपको एक फिक्स अमाउंट पता चल जाएगा और एक पर्टिकुलर टाइम भी मिल जाएगा कि इतने साल में कितना पैसा जमा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, इसने कहा कि साइन एक्स इक्वल टू कितना है, साइन एक्स इक्वल टू है कोस वाई के। तो साइन और कोस, साइन ए बराबर अगर कोस बी कभी भी हो जाए, साइन अगर कोस के बराबर हो जाए तो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन हो सकती है, और वो कंडीशन क्या हो सकती है कि ए और बी का सम 90 डिग्री होना ही पड़ेगा। कोस साइन के बराबर तभी हो सकता है जब इन दोनों एंगल का सम 90 होता है। तो भाई ज्यादा देर क्यों लगानी जब पता है, यानी कि इसका सम और इस वाले एंगल का सम 90 डिग्री रखना है, तो रख देते हैं 3x माइनस 20 प्लस का मतलब 3y प्लस 20 और इक्वल टू होने चाहिए 90 डिग्री के। तो इसने कहा कि x प्लस वाई की वैल्यू क्या होगी, थोड़ा सा सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा, 20 से 20 कट गया तो 3x प्लस 3y, 3x प्लस 3y इक्वल टू है 90 के, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा, इन दोनों में से 3 को मैंने कॉमन ले लिया और इक्वल टू है 90 के, इस 3 को इधर लेके आऊंगा तो डिवाइड कर देगा, तो x प्लस वाई किसके बराबर हो जाएगा, x प्लस वाई 30 के बराबर हो जाएगा। 3 इसको डिवाइड करेगा तो x प्लस वाई 30। तो ध्यान रखना है कि साइन कोस के कब बराबर होगा, जब दोनों का सम 90 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि एक व्यक्ति शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। यदि धारा की गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो समान दूरी तय करने में धारा के अनुकूल दिशा की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। यानी कि हमें घंटे भी दिया है, टाइम भी दिया है क्वेश्चन के अंदर, तो कैसे करेंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे, जब हमने क्वेश्चन किए थे क्लास में, ऊपर वाली स्पीड को अपस्ट्रीम लिखते हैं, डाउन वाली स्ट्रीम को डाउन में लिखते हैं, और स्टिल वाटर लिखा जाता है बीच में। तो इसने कहा कि शांत जल में जो स्पीड है वो तो 6 किलोमीटर पर आवर है, तो हमने शांत जल में लिख लिया स्पीड 6 किलोमीटर प्रति घंटा है। धारा की गति है 2 किलोमीटर, तो भाई धारा की गति क्या होती है, धारा की गति होती है इन सब का डिफरेंस, ये 2 है, ये 2 किलोमीटर पर आवर अगर है तो फिर ऊपर वाली स्पीड तो कम हो जाएगी 2 से, यानी कि ये रह जाएगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो फिर ये भी 2 होता है, आपको पता है भाई, ये दोनों जो गैप है ना फिक्स रहता है। तो डाउन स्ट्रीम कितनी हो जाएगी, ये नीचे आने में जुड़ता है, ऊपर जाने में घटता है। तो यहां से हमें पता चला कि अप स्ट्रीम है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, डाउन स्ट्रीम है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और स्टिल वाटर है 6 किलोमीटर पर आवर। लेकिन आगे की कहानी अगर देखें, आगे कहा गया है कि टाइम की बात कहा है क्वेश्चन में, 3 घंटे अधिक लगते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है समान दूरी तय करने में। समान दूरी तय करने का मतलब है कि डिस्टेंस क्वेश्चन में कांस्टेंट हो चुकी है। जिस क्वेश्चन में डिस्टेंस कांस्टेंट होती है वहां पर रेशो आता है स्पीड का और टाइम का, और हमेशा उनका रेशो उल्टा होता है। जब डिस्टेंस कांस्टेंट होगी तो स्पीड का और टाइम का रिलेशन इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है, उल्टा होता है। आम भाषा में बता रहा हूं सब कुछ, मैं ज्यादातर मैथमेटिकल टर्म्स में यूज नहीं करता हूं, हमेशा सिंपल लैंग्वेज में उल्टा कर देना है भाई, किसको, स्पीड को उल्टा कर देना है टाइम का। ये हमने इधर स्पीड लिखा है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं टाइम को इधर लिख लेता हूं, टाइम को इधर लिख लेता हूं। अच्छा, स्पीड अगर 4 और 1 है तो टाइम उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये 8 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। उल्टा करने का मतलब इसको उधर लिखना है, इसको उधर लिखना है, बात खत्म। अगर टाइम का मैं रेशो निकालूं तो रेशो कितना आ गया, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, यानी कि टाइम का रेशो कितना आया भाई, टाइम का रेशो आया है 2:1। तो आप देखेंगे ऊपर जाने में कुछ ज्यादा टाइम लग रहा है,
ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लग रहा है कितना, एक, लेकिन रुकेंगे, क्वेश्चन में तो कहा है कि ऊपर जाने में, यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा में, यह है विपरीत दिशा, विपरीत दिशा में धारा के अनुकूल दिशा की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो हम कहेंगे कि एक की वैल्यू को 3 बनाना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। और अगर एक की वैल्यू आप 3 ले रहे हैं तो फिर आप क्या करेंगे, अगर आपने एक की वैल्यू को 3 ले ही लिया है तो एक की वैल्यू 3 तो आपने ले लिया, तो यानी कि ये तो 3 ही रहेगा क्योंकि ये तो एक है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, गुणा करके 3 की ये वैल्यू 6 हो जाएगी। तो ये एक्चुअल टाइम आ चुका है यहाँ पर हमारा 6 और 3 जो है ये एक्चुअल वाला टाइम है। एक्चुअल मतलब ऊपर जाने में 6 घंटे लगते हैं, नीचे जाने में 3 घंटे लगते हैं। ये एक्चुअल टाइम नहीं था, ये तो रेशो था। रेशो एक्चुअल तो कब होती है, रेशो एक्चुअल नहीं होती है। ये वाला अब हमारा एग्जैक्ट टाइम आ गया है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि दूरी बताइए, क्या बताइए भाई, दूरी। दूरी निकालने के लिए आपको चाल गुणा समय करना ही पड़ता है। तो दूरी निकालने के लिए क्वेश्चन में कहा है कि दूरी बताइए, दूरी। तो चाल, या तो आप इस वाली चाल से ये वाली दूरी यूज, टाइम यूज कर लीजिए। 4 की स्पीड से 6 घंटे लगते हैं, तो 4 की स्पीड से 6 घंटे लगते हैं, तो दूरी आ जाएगी 24 किलोमीटर। या फिर यहां से निकाल लीजिए, 8 की स्पीड से 3 घंटे लगते हैं, 8 की स्पीड से 3 घंटे लगते हैं, तब भी उसका आंसर 24 किलोमीटर ही आएगा। क्यों आएगा दोनों तरफ से, क्योंकि समान दूरी तय की गई है। यहां जाएंगे तब भी और यहां जाएंगे तब भी समान दूरी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, सबसे पहले स्पीड निकाली है। इधर हमेशा स्पीड लिखते हैं भाई, जिनको नहीं पता है, जो क्लास में कर चुके हैं उनको तो आ गया होगा समझ में। इधर हमेशा स्पीड लिखते हैं और उस तरफ लिखते हैं टाइम। जो आपको स्टिल वाटर है उसका गैप और नीचे वाले का गैप हमेशा फिक्स करना है। ये बहुत आसान होता है ये वाला। और स्पीड का रेशो आपको टाइम का उल्टा करना है। इस वाले को ऊपर ले जाएंगे, इसको नीचे निकालेंगे, इसका रेशो निकालेंगे सबसे पहले। उस रेशो का जो अंतर होगा इसके बराबर रख देंगे यहाँ पर, उस रेशो का जो अंतर होगा इसके बराबर रख देंगे, तो एक्चुअल वाला टाइम आ जाएगा, एक्चुअल वाला। फिर डिस्टेंस में टाइम की, स्पीड में टाइम की मल्टीप्लाई करके डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। 20 liters of a mixture contains milk and water in the ratio 3:1. Then amount of milk to be added to the mixture so as to milk and water in the ratio 4:1. जो भी है जैसे भी। सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर 20 लीटर मेरे पास एक मिक्सचर है तो इस मिक्सचर में मिल्क और वाटर कितना कितना होगा। तो आप कहेंगे कि इसमें तो रेशो पता है, 3:1 था, तो आप कहेंगे ये लो भाई 3:1 है। लेकिन इसको तो बांट सकते हैं ना, तो जब बांट सकते हैं तो बांट ही देंगे। इनको जोड़ेंगे, 3 और 1 4, 4 से इसको डिवाइड करूंगा 5 आएगा, 5 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 की मल्टीप्लाई इधर। यानी कि इस क्वेश्चन में जो 20 लीटर जो मिक्सचर था उसमें 15 लीटर मिल्क था और 5 लीटर पानी है। 15 लीटर मिल्क है, 5 लीटर पानी है। अच्छा, एक कहानी खत्म हो गई है। तो मैं क्या इसको इधर लिख लूँ ऐसे कि मिल्क कितना था, वाटर कितना था। 20 लीटर में 15 लीटर मिल्क था और 5 लीटर पानी था। इसने कहा कि मिश्रण में कितना दूध मिलाया जाए। तो मिल्क तो ये है भाई, तो मिल्क कितना मिलाएं जिससे कि रेशो हो जाए 4:1। यानी कि यहां पर जो रेशो आपको दिखना चाहिए वो दिखना चाहिए 4:1। तो इंपॉर्टेंट बात यह है क्वेश्चन के अंदर कि मिल्क तो चेंज होना भी नहीं चाहिए, जितना शुरू में है वो बाद। भाई उसने मिल्क ऐड किया है ना, क्वेश्चन में मिल्क जोड़ा है। देखो यहां पर कितना दूध मिलाया जाए, पानी में कुछ चेंज नहीं कर रहे वो। तो जो चीज कांस्टेंट रहती है आपको वो पकड़ना है, जो आपके साथ है। जो बदल गया वो बदल गया, वो किसका, वो किसी का भी नहीं है। जो चीज कांस्टेंट है तो आपको इसको कांस्टेंट रखना है। 5 है तो इसको भी लास्ट में 5 करना है, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 5 की। लेकिन रेशो का रूल है कि अगर एक भी तरफ आपने मल्टीप्लाई की तो आपको सब में मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो इसमें भी आपको 5 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो क्या मैं ऐसे कह दूं कि ये 5 और ये 20 होगा, आप देख सकते हैं 4:1 ही है। ये 5 हो गया है, ये 20 हो गया है। तो 5 तो ठीक है, लेकिन ये 15 से 20 क्यों हुआ, क्योंकि आपने 5 लीटर मिल्क इसमें ऐड कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि आपने मिल्क ऐड किया है कितना,
5 लीटर, क्योंकि 15 से कितना हो गया, जैसे ही मैंने इसको सेम किया ये अपने आप बढ़ा हुआ आ गया है, और जितना बढ़ा है वही आंसर है। मैंने किया क्या है, पहले रेशो निकाला है, रेशो में मैंने एग्जैक्ट देखा कि 20 लीटर में मिल्क कितना है और वाटर कितना है। 15 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर है, 15 लीटर मिल्क है, 5 लीटर वाटर है। अब इसने कहा कि कितना मिल्क जोड़े, तो भाई जोड़ते रहो, वाटर तो क्या रखना है, सेम, बस जैसे सेम करेंगे आंसर आ जाएगा, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। इसने कहा कि वह सबसे छोटी संख्या जिसे 12 और 16 से भाग देने पर क्रमशः 5 और 9 शेष बचते हैं। देखो भाई क्वेश्चन को कैसे ध्यान रखना है कि अगर आप डिवाइड करते हो किससे, 12 से, तो रिमाइंडर बचना चाहिए कितना, 5। और अगर आप डिवाइड करते हो उसी संख्या को 9 से, अगर आप डिवाइड करते हो 9 से, तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए, सॉरी 16 से, सॉरी डिवाइड कर रहे हैं अगर 16 से, तो रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 12 से भाग करेंगे 5 रिमाइंडर है, एक ही संख्या बतानी है, संख्या एक ही है। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड करूंगा तो 5 रिमाइंडर आएगा, उसी संख्या को अगर 16 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल 9 आएगा। वो संख्या कौन सी होगी। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने के लिए आपको पहचान कैसे रखनी है, पहचान रखनी है कि 12 और 5 का अंतर कितना है, 7 है। 16 और 9 का अंतर कितना है, 7 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा कि जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं ना, डिवाइड, इनका क्या करेंगे, एलसीएम, और माइनस जितने का ये गैप आया है वो कर देंगे। ऐसे तो ऑप्शन से भी हो जाएगा, ये आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन कई बार बड़ी वैल्यू होती है तो उसका तरीका बता रहा हूं, एलसीएम माइनस गैप। तो इसका 12 और 16 का, 12 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 48। अच्छा गैप कितने का है, 7 का, तो 48 में से 7 माइनस कर दूंगा तो नंबर हमारा आ जाएगा कितना, 41, और ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना इसको। क्वेश्चन नंबर बात कर रहा हूं मैं 8 की। आपको देखने से लगेगा इतनी सारी कैलकुलेशन, फ्रैक्शन है बहुत सारे, मल्टीप्लाई है, कभी मल्टीप्लाई यूज कर दिया, कभी माइनस यूज कर दिया, कभी प्लस यूज कर दिया, ऐसा नहीं है, इसमें एक पैटर्न छिपा हुआ है। आप देखेंगे 2 नंबर है, ये सेम सेम से लग रहे हैं और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 17/15 और ये इसका स्क्वायर है। ठीक है जी, फिर बीच में क्या है, प्लस है। ये भी बिल्कुल सेम सेम से लग रहे हैं, ये भी सेम सेम से लग रहे हैं, तो हम सेम सेम बट डिफरेंट कर देंगे, यानी कि 2 की पावर 15 और किसका कर देंगे, स्क्वायर, क्योंकि 2 नंबर की जब मल्टीप्लाई होती है तो वो स्क्वायर बन जाता है। ठीक है जी। अच्छा इसके बाद तो फिर माइनस आ गया है, तो माइनस लगा दिया। तो ये क्या है, तो ये तो हमारे पास ऐसे दिख रहा है, ये तो हमने पहले लिखा है, कुछ कुछ देखा हुआ लग रहा है पहले। देखो यहाँ पर भाई ये वाली वैल्यू पहले देखी है आपने, क्या आपने ये पहले देखी है अगर कहीं, हाँ ये देखी हुई है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है इसमें। इसमें क्या कर दिया है, इसने इसको ऐसे कर दिया है 2 इंटू 2/15, सॉरी, यानी कि इसी वाली वैल्यू में, ये जो दूसरी वैल्यू है इसी में 2 की मल्टीप्लाई कर दी है। और 2 की क्यों मल्टीप्लाई की है, जिनको समझना था वो समझ चुके हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है कि a² + b² -2 इंटू a इंटू बी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है तो सिर्फ और सिर्फ a - b का होल स्क्वायर कर दीजिए, यही होता है। इसकी वैल्यू ये होती है, इसकी वैल्यू ये होती है। भाई बराबर का मतलब क्या होता है कि अगर आप इसकी वैल्यू निकालना चाहते हो तो ये निकाल दो, ये निकालना चाहते हो तो ये रख दो। इक्वल का मतलब वही तो होता है। अच्छा आप कहेंगे ये कहां से दिख रहा है, देखो ये पहले वाली वैल्यू के जैसे दिख रहा है, ये दूसरे वाली वैल्यू के जैसे दिख रहा है। ये 2 कहां है, ये 2 यहां पर है। ये वाली वैल्यू देखो फिर से a की जगह यही आ रहा है और b की जगह यही आ रहा है। दिखाया कि नहीं दिखाया, आपको देख सकते हो। यानी कि मैं इस क्वेश्चन को किस फॉर्म में बना दूंगा, इस क्वेश्चन को बना दूंगा a + a - b का होल स्क्वायर। पहले वाली वैल्यू 17/15 का स्क्वायर प्लस 2/15 का स्क्वायर, और ये -2 इंटू 17/15 और इंटू 2/15 के। ये जो 4 है ये कंफ्यूज करता है, बस ये 2 जो है थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके उसने छुपाने की कोशिश की है। आपको उसको क्या कर देना है, ब्रेक कर देना है अलग अलग। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा हमारा क्या, a - b का होल स्क्वायर। तो इसको क्यों लिखूंगा मैं, मुझे तो a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू ये है 17/15, b की वैल्यू क्या है 2/15, और इसका स्क्वायर कर देंगे आंसर आ जाएगा।
17 में से 2 घटेंगे तो 15 और बटे में 15 और इसका स्क्वायर करूंगा तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 15 बटे 15 होता है 1 और 1 का स्क्वायर 1। तो ऑप्शन में सेकंड नंबर हमारा सही वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूले आपको होने चाहिए कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए क्यूब प्लस बी क्यूब कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब कितना होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी का होल क्यूब। ये सारी चीजें आपको कराऊंगा मैं, सारी चीजें, अगर आपको ऐसे लग रहा है ना। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो आयत की बात कर रहा है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर 23 मीटर है, यदि इसका परिमाप 206 है तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा। एक आयत बना लेते हैं बहुत खूबसूरत सी, ये एक बहुत अच्छी सी आयत है। जो इसकी लंबाई है वो चौड़ाई का अंतर 23 मीटर कैसे हो सकता है भाई, लंबाई तो थोड़ी ज्यादा होती है, चौड़ाई से थोड़ी ज्यादा मानते हैं। तो अगर मेरे पास एक लंबाई है जो सॉरी चौड़ाई है जिसका नाम मैंने बी रख दिया, बी का मतलब ब्रेथ, बी का मतलब ब्रेथ। तो अच्छा लंबाई तो इससे फिर इसका अंतर तो 23 रहना चाहिए, तो मैं कहूंगा कि ये तो इससे थोड़ी सी लंबी होती है, तो मैं इसको 23 बड़ा कर दूंगा ताकि इनके बीच का अंतर कितना हो जाए भाई, अगर ये इससे 23 ज्यादा है तभी तो इनका अंतर 23 आएगा, है कि नहीं। इसका परिमाप 206 है। सर परिमाप का फॉर्मूला तो ये होता है ट्वाइस ऑफ एल प्लस बी बराबर 206 के रख सकते हैं। अच्छा सर एल बी कहाँ से आ गया, हमारे पास तो ये है और ये है, तो भाई इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, ये भी अच्छी बात है, सही बोली आपने। तो ट्वाइस ऑफ ये कितना हो जाएगा b प्लस 23 और प्लस ये b हो गया, यानी कि ये 2 तो इसको आके इधर डिवाइड कर देगा और अंदर क्या बचा, अंदर बचा 2b प्लस 23। जब 2 इसको आके डिवाइड करेगा बचेगा 103, 23 भी इधर आके माइनस हो जाएगा तो 2b इक्वल टू हो जाएगा किसके 80 के और b बराबर हो जाएगा 40 के, ये 2 भी इसको आके इधर डिवाइड कर देगा। तो यहां से तो बहुत सारी चीजें पता चल गई। हाँ जी, जब b की वैल्यू 40 आपको पता चली तो मतलब इसकी वैल्यू 40 है और इसकी वैल्यू 40 और 23 जोड़ेंगे तो 63 आएगा। तो आपको एक आयत का लंबाई भी पता चल गया है, चौड़ाई भी पता चल गया है, तो क्षेत्रफल निकाल देंगे। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणा चौड़ाई के, तो इसका क्षेत्रफल आ जाएगा 0 4 12 और 25 2520, जहां पर इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। देखो b की वैल्यू थी इससे 23 ज्यादा थी, परिमाप में लगाया, b की वैल्यू निकाली, रखी, लेंथ निकाली, मल्टीप्लाई कर दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात है 3 4 5। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 72 है तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। क्वेश्चन करना है ये आपको, लेकिन अगर आपने ये वाली रेशो देख ली है कि त्रिभुज में 3:4:5, तो ये त्रिभुज कौन सा होगा। अगर आपने समझ लिया इसको कि ये विषमबाहु त्रिभुज है तो आप खतरनाक हो, लेकिन अगर आपने ये समझ लिया कि ये त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप सबसे खतरनाक हो। क्वेश्चन में 3 4 5 ये एक ट्रिपलेट होती है, किसके अंदर हमने पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, कि जब आपकी बड़े वाली साइड हाइपोटेनियस बाकी दो साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होती है, यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू होती है 5 स्क्वायर के, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल होता है। और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सा फॉर्मूला लगता है, एरिया का फॉर्मूला लगता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। जो जनरल फॉर्मूला होता है वही हमारा काम कर जाता है। आपको हर एक ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए कि अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है √3/4 a स्क्वायर, आइसोसेलेस है b/4 स्क्वायर रूट 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और स्केलर ट्रायंगल है तो उसमें हीरोन्स फॉर्मूला हम लगाते हैं। ठीक है, हमने टोटल ट्रायंगल के अंदर कम से कम 7 तरीके के हमने एरिया निकालने के तरीके देखे हैं, चाहे वो इन रेडियस से निकला हो चाहे वो सर्कम रेडियस से निकला हो। ठीक है, तो क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए 1 2 3 और 4, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, मैं आपको वेट करूंगा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो ऐसे देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।